नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अहमद क्लासेस में। आज हम वर्णमाला के बारे में बात करेंगे हिंदी की। इससे पहले हमने हिंदी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियां। तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। हम हिंदी को कंप्लीट सीरीज जो है चला रहे हैं हिंदी की। तो आज उसी क्रम में हम वर्णमाला की बात करते हैं और वर्णमाला को विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। और क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं और एक 20 नंबर की जो हिंदी हमारे ग्रुप सी में आती है, वहाँ से एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। पहले दो बेसिक चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। दूसरा, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। यहाँ से आप दो प्रश्न याद रखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अब आप यहाँ से वर्ण की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजनों का एक रूप है। यानी कि वर्ण में जो है कुछ वर्ण स्वरों के अंतर्गत आते हैं और कुछ वर्ण जो है व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। अब किस आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं उसको हम यहाँ से देखते हैं। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ से आप समझ कर चलना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्ण है वो उच्चारण के आधार पर कितने हैं। यहाँ से आप याद रखेंगे उच्चारण के आधार पर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें, उच्चारण का अर्थ होता है बोलने के आधार पर। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे उच्चारण के आधार पर टोटल जो वर्ण होते हैं वो 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45 होते हैं। ये आप यहाँ से याद रखेंगे। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर, यानी कि बोलने के आधार पर वर्णों की संख्या टोटल जो होती है, कुल जो होती है वो 45 होती है। ठीक है, बहुत आराम से ध्यान के साथ पढ़ना है, एक ही बारी में समझना है इसको। ठीक है, दूसरी यहाँ से हम बात करेंगे। अगर हम बात करें दूसरा टाइप वर्ण का, तो यहाँ से आएगा लेखन के आधार पर। किस आधार पर? लेखन के आधार पर। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें लेखन के आधार पर, जब हम वर्णों को लिखने की बात करेंगे तो लेखन के आधार पर टोटल जो वर्ण होते हैं वो 52 होते हैं। ये आप यहां से याद रखेंगे। आपने दो बातें देखी कि लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या और उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या। तो लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं और उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है वो 45 होते हैं। ये आपने यहाँ से देखा है। अब हम बात करते हैं वर्ण के अंतर्गत, हमने कहा था स्वर और व्यंजन आते हैं। तो जो हम उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर हम इनमें स्वर की बात करें, कितने स्वर हैं, अभी बात करेंगे स्वर बोलते किसको है। ठीक है, तो अगर हम इनमें बात करें कि स्वर कितने हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे 10/11। ये मैंने 10/11 क्यों लिखा, ये मैं आपको बताऊंगा। कई पुस्तकों में 10 आता है, कई पुस्तकों में 11 आता है। क्यों आता है, अब ये बात करेंगे उसके बारे में। तो आप यहाँ से समझेंगे कि लेखन के आधार पर नहीं, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर टोटल वर्ण 45 होते हैं। उनमें से कितने स्वर हैं? तो 45 में से जो है 10 क्या है, वो स्वर है। यानी कि जो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, जिनको बोलने के आधार पर हम स्वर बोल रहे हैं। ठीक है, अब वहां से बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन, अगर हम व्यंजनों की बात करेंगे तो व्यंजन हमारे होते हैं 35। यहां से आप याद रखेंगे व्यंजन होते हैं 35। कई बार आप इसको याद करना ऐसे 33 + 2, ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। अब 33 + 2 क्यों कहा? अगर कहा जाता है मूल व्यंजनों की संख्या तो वो 33 ही आती है। पेपर में प्रश्न बनता है निम्न में से व्यंजनों की संख्या कौन सी है, तो अगर उसने आपको 35 नहीं दिया तो आप 33 लगा कर आएंगे। 33 व्यंजन होते हैं मूल, और दो व्यंजन इसमें जुड़ने से और जो है इनकी संख्या 35 हो जाती है। ठीक है ना, अब ध्यान से बात को सुनना। अब हमने यहाँ पर 10 और 35 तो हो गए 45। अभी हमने 11 क्यों कहा, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा जब हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब हम बात करते हैं लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या। तो लेखन के आधार पर अगर हम स्वरों की संख्या की बात करेंगे कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप यहां से याद रखेंगे 13 होते हैं।
ठीक है। अब देखो दो प्रश्न बनते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 और लेखन के आधार पर स्वर 13। ठीक है ना। जब हम स्वरों को लिखने की बात करेंगे तो टोटल जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है, 13 होती है। ठीक है। और यहां से अगर हम बात करें व्यंजनों की, व्यंजन, यहां से अगर व्यंजनों की बात करें तो लेखन के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो 35 प्लस 4, टोटल आप याद रखेंगे 39। ठीक है। देखो जैसे हमने 33 प्लस 2 किया था, 33 मूल व्यंजन, दो अन्य जुड़कर 35 हुए। अब यहाँ से 35 व्यंजन ये हो गए और इनमें 4 और जुड़ जाते हैं जो जिनको लेखन के आधार पर व्यंजन माना जाता है, उच्चारण के आधार पर नहीं, जो कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अक्षत्र, स्र, ज्ञ, ये हमारे 4 जो है क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इनको 4 ऐड करने पर इनकी संख्या हो जाती है 39। तो 39 और प्लस 13 तो आप 52 की बात करेंगे। टोटल वर्ण जो है लेखन के आधार पर 33, वो 52 होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से आप सीधा सरल समझ गए होंगे। पहले हमने बात की उच्चारण के आधार पर वर्ण 45, लेखन के आधार पर वर्ण 52। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब उच्चारण के आधार पर स्वर 10 और उच्चारण के आधार पर व्यंजन 35। अब लेखन के आधार पर स्वर 13 और उच्चारण के आधार पर व्यंजन जो है उस लेखन के आधार पर व्यंजन 39। ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ से आपने देखा है कि हमें यहाँ से एक चीज मिली है, हमें यहाँ से स्वर और व्यंजन मिले हैं। क्या मिले हैं? स्वर और व्यंजन। तो अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे वर्णमाला में और इन्हीं का रोल है और इन्हीं पर वर्णमाला आधारित है कि स्वर और व्यंजन क्या है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से हम समझते हैं, अभी आप याद रखेंगे। तो अगर हम बात करें यहां से स्वर की, ये आप याद रखेंगे। पहले यहां से आपने समझना है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण जो हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं अर्थात जिनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लगती है, वो वर्ण स्वर कहलाते हैं, वही स्वर है। ठीक है ना, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अभी हमने बात की आपके सामने कि जो स्वर है वो लेखन के आधार पर 13 है और उच्चारण के आधार पर 10 या 11 है। तो अब देखते हैं लेखन के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अ, फिर आ, फिर ई, फिर बड़ी ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ। ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे अ, आ, ई, ऊ, ऊ। ठीक है ना। उसके बाद अगला स्वर है ऋषि। यहां से आप समझना है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला स्वर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ। ठीक है। और फिर लास्ट में 2 आ जाएंगे, अंगा और आहा। ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे। अब यहां से आपने समझना है, हमने स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर जो बताई थी वो बताई थी 13। हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है। फिर हमने कहा कि लेखन के आधार पर 13 हो गए, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 या 11 होते हैं। तो आप यहां से समझना, ये 2 जो हैं ये लेखन के आधार पर तो स्वर हैं, पर उच्चारण के आधार पर इनको स्वर नहीं माना जाता। और कई लोग जो हैं, कई इतिहासकार ज्ञानी जो हिंदी के जानने वाले हैं, वो ऋषि को जो है कई लेखन के आधार पर स्वर मानते हैं। कुछ पुस्तकों में इसको लेखन के आधार पर स्वर है तो है, लेकिन उच्चारण के आधार पर भी इसको स्वर माना है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं उच्चारण के आधार पर तो तब स्वर 11 हो जाते हैं, और इन तीनों को अगर निकालते हैं तो मूल स्वर जो है उच्चारण के आधार पर 10 रह जाते हैं। ठीक है ना। अब यहां से आप समझना है, अब ये आपको पता लग गया है कि स्वर कौन से होते हैं। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और थोड़ा वीडियो को 2x में अगर देखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है जब साथ में लिखना और समझाना होता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं, ध्यान से बात को सुनना। अब हम बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। किसकी बात करेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। अब यहां से आप समझना, स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से करते हैं और अलग अलग टाइप से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो होता है उच्चारण या मात्रा के आधार पर। ठीक है। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के।
सबसे पहले इसमें आता है ह्रस्व स्वर, यहां से आप समझना है। सबसे पहले हमने कहा कि जो है उच्चारण और मात्रा के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, और उन तीन प्रकार में पहला प्रकार है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो है जिनको बोलने में कम समय लगता है, या जिनको उच्चारण करने में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वाले हैं। जिनको उच्चारण करते समय या जिनको बोलते समय कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो आप ध्यान से बात को सुनना। अ, ई, उ, और कई जगह इसको ऋषि को भी दिया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने कहा मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में हमने बात की, जिनके उच्चारण करते समय कम मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। अगला है हमारा दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर, ठीक है। अब बात करें दीर्घ स्वर, दूसरा टाइप मात्रा उच्चारण के आधार पर। अब दीर्घ स्वर वो है जिनको बोलते समय एक से अधिक मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से अधिक मात्रा का समय जो है लगता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ध्यान से लिखना। सबसे पहले इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। यहां से आप याद रखेंगे, लिख सकते हैं आप। लेकिन यहां से आपने एक चीज याद रखनी है, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि दीर्घ मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो आप इन तीनों को याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। ये क्या है? ये दीर्घ मूल स्वर है। क्या है? दीर्घ मूल स्वर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ह्रस्व स्वर, मात्रा और उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर की परिभाषा है जिसको बोलने में एक से अधिक मात्रा का समय लगे या ह्रस्व से भी अधिक मात्रा का समय लगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं प्लुत स्वर। क्या आते हैं? प्लुत स्वर, ये आप समझेंगे। अब देखो, प्लुत स्वर वो है जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व से और दीर्घ से भी अधिक समय लगता है, और इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें दीर्घ सूचक चिन्ह आता है, जो आपने जो है प्रश्न चिन्हों में या चिन्हों में पढ़ा होगा, विराम चिन्हों में, ठीक है। तो जैसे हम राम लिखते हैं, राम, तो हम इसको जो है दीर्घ सूचक चिन्ह लगाकर लिखते हैं, राम, ओ। तो ये सारे के सारे जो है प्लुत स्वर के क्या है? उदाहरण है, ठीक है। तो यहां से आप समझेंगे, हमने अभी बात की कि मात्रा और उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये मात्रा और उच्चारण के आधार पर हो गया। अब देखो दूसरा आता है सबसे फेमस, जो पेपर में भी इससे यहां से प्रश्न बनता है, जीभ के आधार पर स्वर। यहां से आप याद रखेंगे, जीभ के आधार पर, ठीक है। अगर हम बात करें जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार इसमें क्या है? पहला प्रकार इसमें आ जाएगा अग्र स्वर। क्या आएगा? अग्र स्वर। दूसरा इसमें आएगा मध्य स्वर, और तीसरा इसमें आएगा पश्च स्वर, और ये पेपर में आता है, ठीक है। ये यहां से आप याद रखेंगे, ये पेपर में आता है। तो सबसे पहले हमने कहा जीभ के आधार पर जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब यहां से आप समझेंगे कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। तो यहां से समझना, जिनको बोलते समय, परिभाषा क्या है अग्र स्वर की? जिनको उच्चारण करते समय जीभ का आगे का भाग यूज होता है, तो वो कौन से हैं? अग्र स्वर हैं, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे ई, ठीक है। ये दो आप याद रखेंगे, ई और ई, ठीक है। तीसरा ए और ऐ, ठीक है। तो जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग यूज होता है उनको अग्र स्वर कहा जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करें मध्य स्वर, ये पेपर में भी आता है। मध्य स्वर में जिनका उच्चारण करते समय जीभ का बीच का हिस्सा काम आता है, तो वो मध्य स्वर है। तो केवल एक आप यहां से याद रखेंगे, अ, ये छोटा अ जो है इसको आप यहां से केवल याद रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर। जिनको बोलते समय जीभ का पीछे का भाग यूज होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले आ, इसको पेपर में बहुत बार पूछा है, पश्च स्वर निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आपको ऑप्शन देगा और ये भी देगा, तो आपको यहां से याद रखना है आ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊ, ऊ, ओ और
औ, ये आप याद रखें। तो ये कौन कौन से हैं? ये पश्च स्वर है। कैसे स्वर है? पश्च स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? जीभ के आधार पर स्वर अग्र, मध्य और पश्च। ठीक है, अब आगे बढ़ते